नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू तुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, हम यहां पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जी हां, एमपीपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए यहां पर हम भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। 3 क्लासें हो चुकी है। आपकी इतिहास के भी 2 लेक्चर आपके यूट्यूब पे डल चुके हैं। आपकी हिंदी की क्लास भी आपकी यूट्यूब पे डल चुकी है। धीरे धीरे करते हुए सारे लेक्चर आपको यहाँ पर यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अब हम बात करें यहाँ पर आज चौथी क्लास के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्या सर ये सिलेबस हमको ऑनलाइन मिल जाएगा? जी हाँ, आपको न्यू तुल्य एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर यह पूरा का पूरा एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का सिलेबस आपको मिल जाएगा। आपको हमारे एकेडमी के कॉन्टेक्ट नंबर, न्यू तुल्य एकेडमी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करोगे वैसे आपको प्राप्त या आपको देखने को मिल जाएगा। आप संपर्क कर सकते हो। प्लस अगर मैं बात करूं यहां पर कि न्यू तुल्य एकेडमी में एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस की नई बैच शुरू होने जा रही है। यह बैच 12 तारीख को, जी हां, 12 तारीख को शुरू होने जा रही है। 2 शिफ्ट में है, एक मॉर्निंग में है और एक नून में। जी हां, मॉर्निंग में 8 बजे और दोपहर में 3 बजे यह बैच शुरू होने जा रही है। अगर मैं बात करूं कि यह बैच प्री प्लस मेंस को ध्यान में रखकर शुरू की जाएगी। न्यू तुल्य एकेडमी में आकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर अनुभवी शिक्षकों द्वारा आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। यहाँ पर आपके अगर फैसिलिटी के रूप में बात करूं तो आपको यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, सीधी सी बात करूं तो प्रति दिन यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की अलग से क्लासेस चलेगी। प्लस अगर मैं बात करूं कि अभी हम प्रारंभिक परीक्षा हमारी टारगेट अगर करते हैं तो ऐसे बच्चों के लिए अलग से यहाँ पर टेस्ट सीरीज का प्रावधान भी किया गया है और ओवरऑल टेस्ट सीरीज एफएलटी पे यूनिट वाइज टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में न्यू तुल्य एकेडमी के साथ पढ़ सकते हो। आप यहाँ पर डेमो लेकर देख सकते हो। जो भी बच्चा एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहता है न्यू तुल्य एकेडमी में आकर इंक्वायरी जरूर ले, डेमो लेकर जरूर देखें। बढ़ते हैं आगे। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे संवैधानिक विकास। क्या पढ़ रहे थे? संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के मैंने आप लोगों को याद करो 3 चरण बताए थे, जिसमें से प्रथम चरण हमने पढ़ा था 1773 से 1858 यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आगे आज हम कौन से चरण के साथ शुरुआत करेंगे? द्वितीय चरण। जी हां, द्वितीय चरण हमको पढ़ना है 1858 के बाद से। जी हां, यह चलेगा कब तक? 1946-47 तक। ठीक है, हरी बसद में हम यहां पर भारत परिषद अधिनियम 1861 के साथ यहां पर आगे बढ़ते हैं। यानी मैंने आप लोगों को याद करो पिछली क्लास में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था। 1773 पढ़ा था, 1781 पढ़ा था, 1784, 1793, 1813, 1833, 1853, 1858 तक मैंने आपको पूरा यहाँ पर अधिनियम थे, जो भी अधिनियम थे मैंने पूरे कवर करवा दिए थे यहाँ पर। आज हम आगे बढ़ेंगे 1861, जी हाँ, जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के साथ जो वायसराय था, मैंने आपको बताया था कि 1858 के अधिनियम के तहत, जी हाँ, 1858 के अधिनियम में याद करो मैंने बताया था आप लोगों को कि गवर्नर जनरल का पद समाप्त और नया पद कौन सा बनता है? वायसराय। याद करो पिछली क्लास में मैंने बताया था। और वायसराय को अपनी परिषद में भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया। जी हाँ, साथ ही साथ विधि के विकेंद्रीकरण। जी हाँ, विधि के विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। यहां पर मैंने क्या कहा अभी? वायसराय को अपनी परिषद में भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया। मतलब भारतीयों को यहां पर शामिल किया गया वायसराय की परिषद में। जैसे बात करूं सर दिनकर राव पटियाला के प्रतिनिधि, बनारस के प्रतिनिधि यहां पर क्या होंगे? शामिल। साथ ही साथ वायसराय तथा प्रांतीय गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। जी हां, अगर मैं वर्तमान संदर्भ में समझूं कि अध्यादेश क्या होता है
तो वर्तमान में अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश क्या करता है? जारी करता है। वर्तमान संदर्भ में बात कर रहा हूं, ठीक है। अध्यादेश वर्तमान में अगर मैं बात करूं, अध्यादेश क्या है भाई? कानून बनाने के लिए लाया गया एक क्या है? एक प्रकार का आदेश या प्रपत्र। जब संसद के तीनों सत्र, जी हां, मानसून, शीतकालीन और बजट सत्र नहीं चल रहे हो, तब इसी कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। पहली बार अध्यादेश लाने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो प्रश्न बन सकता है ये 1861 के अधिनियम के तहत, जिसका नाम है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो वर्तमान में अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 123। ये याद रखना आप यहां पे, ठीक है। देख लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ू मैं, अगला आता है 1876 का, जिसका नाम है रॉयल एक्ट। कौन सा एक्ट? रॉयल एक्ट। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया, जी हां, इन्हीं महारानी विक्टोरिया को कहा कि भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। तो महारानी विक्टोरिया कहां की साम्राज्ञी बन जाती है? भारत की। तो महारानी विक्टोरिया कहां की? भारत की रानी बन जाती है। किस अधिनियम के तहत? 1876 के रॉयल एक्ट के तहत, ठीक है। तो 1876 का रॉयल एक्ट, 1861 हो गया, फिर हमने 1876। अब पढ़ेंगे 1892 का अधिनियम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगर करूं कि भारत परिषद अधिनियम 1892, इस अधिनियम के तहत विधायिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। साथ ही साथ भारत में संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई और भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन का, जी हां, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई। दो तरह के निर्वाचन याद पता होना चाहिए हमें। एक का नाम है प्रत्यक्ष और एक का नाम क्या है? अप्रत्यक्ष। सुनना ध्यान से। जिसमें जनता की भूमिका सीधे हो, उसे कौन सा निर्वाचन कहेंगे? प्रत्यक्ष। एवं जहां पर जनता की भूमिका सीधे ना हो, तो क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष। जैसे सांसद और विधायक का चुनाव यहां पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे अभी वर्तमान में गुजरात में चुनाव हुए, गुजरात के चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव, लेकिन इसके कुछ दिन पहले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। द्रौपदी मुर्मू जी चुनी गई, इनका चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जनता ने भाग नहीं लिया, अर्थात जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि किसके चुनाव में भाग लिए? राष्ट्रपति के। समझ में आई बात? ये प्रत्यक्ष और ये अप्रत्यक्ष। देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो विधायिका के सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यहीं से भारत में संसदीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी। पहली बार, ये याद ध्यान रखना कि पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात किस अधिनियम के तहत की गई? तो याद रखना 1892 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने देखा रॉयल एक्ट, महारानी विक्टोरिया का भारत की साम्राज्ञी। इसके पहले अध्यादेश का प्रावधान। तो एक एक करके हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे, ठीक है। 1892 तक देख लीजिए यहाँ पर। तो हमने आज शुरुआत करी 1861, 1800, फिर क्या देखा? 76 रॉयल एक्ट, फिर देखा 1892। अब हम देखेंगे 1909 का अधिनियम, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए आप। तो देखो कैसे हम धीरे धीरे संवैधानिक विकास को समझ रहे हैं।
याद करो, पहला चरण पूरा पढ़ाया मैंने आपको पिछले लेक्चर में, आप देख सकते हो। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत करी थी, 1858 के अधिनियम पे समाप्त किया था, फिर आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर जैसे ही यहां पर हम 1947 का अधिनियम देखेंगे, फिर हम यहां पर पढ़ना शुरुआत करेंगे संविधान सभा का गठन। फिर आगे बढ़ेंगे संविधान सभा के गठन के बाद। फिर हम यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार से सदस्य शामिल हुए, कैसे निर्वाचन हुआ सदस्यों का, एक एक करके हम यहां पर आगे बढ़ते चलेंगे। बढ़ते हैं आगे। अब यहां पर हम बात करूं अगर मैं आगे, भारत परिषद अधिनियम 1909 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। अगर मैं बात करूं, इस अधिनियम के तहत ही भारत के विभाजन को समझ सकते हैं कि भारत का विभाजन इस अधिनियम ने आधार प्रस्तुत कर दिया था। सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला अधिनियम है ये, सुनना ध्यान से। किसको? सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला। कैसे समझेंगे? यहां पर विदेशी शक्ति अर्थात ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की एकता को कमजोर करने का काम किया जाता है। प्रयास क्या, काम ही किया जाता है। यहां पर भारतीयों की एकता, जो हिंदू और मुस्लिम सामूहिक रूप से ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, इसको यहां पर कमजोर कर दिया जाता है इस अधिनियम के तहत। तो मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले यहां पर होते हैं भारत सचिव, और मिंटो यहां पर होंगे, मिंटो यहां पर होंगे वायसराय। यह अधिनियम कब आया? 1909 में। बंग भंग आंदोलन के खिलाफ संचालित क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन को कमजोर करना, मुस्लिम समुदायों के द्वारा सुधारों की मांग आदि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले तथा वायसराय मिंटो ने मिलकर एक दस्तावेज तैयार किया। इसको ही यहां पर क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम का उद्देश्य अगर मैं बात करूं, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय एकता को कमजोर करना, कमजोर करना, साथ ही साथ सांप्रदायिकता को, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। क्या देना? बढ़ावा देना। पूछे, प्रश्न बन जाए कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का उद्देश्य क्या था, तो यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इसका सीधा सीधा उत्तर बनेगा कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, अर्थात हिंदू और मुस्लिम के बीच जो यहां पर विरोधाभास उत्पन्न करना, हिंदू मुस्लिम की एकता को कमजोर करना, दोनों के बीच सांप्रदायिकता को क्या देना? बढ़ावा देना, इस अधिनियम का उद्देश्य। साथ ही साथ इस अधिनियम का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार द्वारा मुस्लिम वर्गों को अपने पक्ष में रखना। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो मुस्लिम वर्ग है उसको अपने पक्ष में रखना, इस अधिनियम का उद्देश्य था। किसका? 1909 के अधिनियम का। लिखिए इसको फिर, और इसके प्रावधान देखते हैं हम यहां पर। देखिए अगर हम यहां पर पहला, केंद्रीय विधायिका की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई, सामान्य देख सकते हो इसको। यहां पर देखो बहुत महत्वपूर्ण, मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, अर्थात यहां पर पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई। मुस्लिमों का निर्वाचन मंडल क्या होगा? अलग, इनका प्रतिनिधि अलग होना चाहिए। ठीक है, भारतीय के रूप में ना होते हुए मुस्लिमों का निर्वाचन मंडल पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। यहीं से सांप्रदायिकता का बीज बो दिया गया था दोस्तों। भारतीयों की एकता को कमजोर कर दिया इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार के द्वारा।
इसी अधिनियम के तहत विधायिका के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न के बदले अगर आप उत्तर देते हो तो उत्तर के बाद वापस प्रश्न पूछ सकते हो। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। ये याद रखना, पहले कौन थे? भारतीय थे। और एक और याद करो, मैंने बताया था आपको सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद करो पिछली लेक्चर में आपने देखा होगा। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले आईसीएस बने और वायसराय की कार्यपालिका में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन है? तो उसका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस बात को ध्यान से सुनिए आप। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे दिया, बीजारोपण कर दिया, कार्यपालिका में भारतीय भी शामिल हो गया। इस अधिनियम में भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण हुआ, जिसकी चरम परिणति आप 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन के रूप में देख सकते हैं। भारत एक अलग राष्ट्र बनता है और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बनता है। आगे चलकर यहीं से, इस अधिनियम से ही बात शुरू होती है कि मुस्लिमों का राष्ट्र अलग होगा और भारतीयों का राष्ट्र अलग होगा। यहीं पर दोनों राष्ट्रों का विभाजन हो जाता है, यानी एक ही देश था हमारा, इसको विभाजित कर दिया गया। आगे चलकर 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान को यहां पर स्वतंत्र रूप से घोषित किया जाता है, 15 अगस्त को भारत को। ये बात हमें पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये हमने कौन सा पढ़ा? 1909। फिर हम देखेंगे 1919, 1919 का अधिनियम समझते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 सिलेबस में अलग से मेंशन है। 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम देख सकते हो आप इसको ध्यान से, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सर मॉन्टेग्यू कौन है? तो यहां पर लिख लीजिएगा, मॉन्टेग्यू होते हैं भारत सचिव और चेम्सफोर्ड होते हैं वायसराय। भारत में संचालित क्रांतिकारी गतिविधियों जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू तथा वायसराय चेम्सफोर्ड ने मिलकर एक दस्तावेज तैयार किया। इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। दो व्यक्तियों के द्वारा मिलकर इसका मुख्य उद्देश्य भारत में कौन सा शासन? उत्तरदायी शासन। यहीं पर उत्तरदायी शासन स्थापित करेंगे और द्वैध शासन की बात की जाएगी, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। 1919 का अधिनियम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको आप एक एक बिंदु को ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात 2 सदन की बात की गई यहां पर, 1 2। पहला होगा यहां पर केंद्रीय विधानसभा और दूसरा होगा यहां पर राज्य परिषद। कौन सी परिषद? राज्य परिषद। कौन सी परिषद? राज्य परिषद। अर्थात कितने सदनों की बात की गई यहां पर? 2 सदन। संपूर्ण विषयों को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 विषय? एक केंद्रीय और एक प्रांतीय। और प्रांत के अंदर यहां द्वैध शासन देखेंगे अभी तुरंत, अभी हम यहां पर एक केंद्रीय विषय और एक कौन सा विषय? प्रांतीय विषय, ठीक है।
जैसे अभी भी वर्तमान में देखिए हम संसद के कितने सदन है, 2 ही सदन है। कितने सदन है? 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो तब यहां पर देखने को मिलता केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। राज्य क्या मिलती है? परिषद। और जितने भी विषय थे उनको 2 भागों में बांटा गया, एक केंद्रीय विषय और एक प्रांतीय विषय। देख लीजिए यहां पर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर। अब अगर मैं बात करूं राज्यों में कौन सा शासन? द्वैध शासन। यहां पर याद रखना है द्वैध शासन के जनक किसको माना गया? प्रश्न बनेगा, द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है, याद रखना, ठीक है। तो राज्यों में, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था शुरुआत की, जिसके तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम है आरक्षित विषय और दूसरे का नाम है हस्तांतरित विषय। एक का नाम क्या है? आरक्षित विषय और एक का नाम है हस्तांतरित विषय। प्रांतों में कौन सा शासन? द्वैध शासन। आरक्षित विषय, आरक्षित विषय दिए गए गवर्नर और गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य और हस्तांतरित विषय गवर्नर और चुने हुए प्रति, अर्थात यहां पर अधिकार और उत्तरदायित्व अलग अलग कर दिए गए। इसी द्वैध शासन के तहत भारतीय का विरोधी बन जाता है और ब्रिटिश सरकार को यहां पर किसान और अन्य वर्ग सही समझने लगते हैं। द्वैध शासन के जनक कौन है? लियोनस कार्टियस, ध्यान रखना। इसके तहत 2 विषय, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय किसके पास? गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद सदस्य। हस्तांतरित गवर्नर और चुने गए प्रतिनिधि को दिए गए, ठीक है। देख लीजिए यहां तो फिर आगे बढ़ते हैं। पृथक प्रतिनिधि का विस्तार करते हुए, अर्थात मैंने आपको 1909 में बताया था पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक मुस्लिमों के लिए पृथक क्या? निर्वाचन मंडल। मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन मंडल का क्या किया गया? विस्तार, तथा सिख, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय ईसाइयों को भी यहां पर पृथक निर्वाचन मंडल के तहत अधिकार दिए गए और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। आगे चलकर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। अब यहां पर अप्रत्यक्ष की जगह कौन सा? प्रत्यक्ष निर्वाचन। याद करो 1892 के अधिनियम में मैंने आपको बताया था अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था। अब अप्रत्यक्ष की जगह कौन सा जाएगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। विधायिका के सदस्यों को मतदान करने का, क्या करने का? मतदान करने का अधिकार दिया गया। कौन से सदस्यों को? विधायिका के सदस्यों को। प्रत्यक्ष निर्वाचन, विधायिका मतदान करने का, राज्यों को अपना अलग से बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष के बाद एक प्रावधान किया गया और एक आयोग आता है भारत में जिसका नाम है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन भारत में आता है किस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए? 1919 के अधिनियम की। अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना 1900। अच्छा, एक काम करते हैं, जो भी ये वीडियो देख रहा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि साइमन आयोग भारत कब आया था। कमेंट में मैं जरूर देखूंगा दोस्तों, ठीक है, आपको बताना है। और क्यों आया था साइमन कमीशन या साइमन आयोग? 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। इस अधिनियम ने द्विसदनीय व्यवस्था, द्वैध शासन की शुरुआत, पृथक निर्वाचन मंडल जो मुस्लिमों का था उसका विस्तार करते करते एंग्लो इंडियन के लिए भी कर दिया, सिख के लिए भी कर दिया और ईसाई के लिए भी कर दिया। इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग की गठन किया गया 1926 में। इस अधिनियम के तहत यहां पर एक प्रावधान और मिलता है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की जाती है। किसकी? प्रत्यक्ष। आगे चलकर इस अधिनियम की समीक्षा की बात की गई तथा साइमन कमीशन को भारत भेजा गया। आपको बताना है कि कब आया था। इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसका नाम
नेहरू रिपोर्ट है, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आज हमने देखा 1919 का अधिनियम। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते कहां से शुरुआत करी थी। देखो याद करो, हमने शुरुआत करी थी वायसराय की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। इस 1861 के अधिनियम का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। याद रखना अध्यादेश का प्रावधान। ठीक है, याद रखना, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। आगे अगर मैं बात करूं कि रॉयल एक्ट लाया गया, इसके तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। तो इस अधिनियम के तहत कौन सा निर्वाचन, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई। अगर मैं बात करूं मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्ले भारत सचिव, मिंटो वायसराय। इस अधिनियम ने भारत की एकता को कमजोर किया और सांप्रदायिकता को क्या दिया, बढ़ावा दिया। आगे चलकर यही पृथक निर्वाचन मंडल की बात की जाएगी, मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व की बात की जाएगी, विधायिका के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया और पहले भारतीय कौन बने, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बनते हैं। इसी अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और इसी अधिनियम ने आगे चलकर हम देखते हैं कि 1947 के अधिनियम के दो राष्ट्रों का जन्म होता है, एक भारत और एक पाकिस्तान। फिर आता है 1919, मांटेग्यू भारत सचिव, जेम्स और वायसराय रहते हैं। ठीक है, यहीं पर द्वैध शासन की शुरुआत होती है, द्विसदनीय व्यवस्था, द्वैध शासन। द्वैध शासन के जनक कौन है, अभी मैंने आपको बताया, लियोनस कार्टियस। दो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, पृथक प्रतिनिधि के विस्तार किया। अब मुस्लिमों के साथ साथ सिख, एंग्लो इंडियन को भी यहाँ पर पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, अप्रत्यक्ष की जगह प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की जाएगी और विधायिका के सदस्यों को मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। फिर राज्यों को अपना पृथक बजट प्रस्तुत करने का अधिकार। और इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन आया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि साइमन कमीशन भारत कब आया। ठीक है, अब इस अधिनियम के बाद आएगा 1935 का अधिनियम। कौन सा, 1935 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, सिलेबस में अलग से लिखा गया है। इसी अधिनियम का 2/3 भाग वर्तमान संविधान में शामिल किया गया। 1935 के बाद आएगा 1947 का अधिनियम। 1947 का अधिनियम, कौन सा अधिनियम, 1947 का अधिनियम। इसी के तहत दो देश बनेंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। यहीं पर आपके दो राष्ट्र का जन्म होगा। अब इसके बाद क्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा, कौन सी सभा, संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। इसकी बैठक के 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होगी। थोड़ा बता देता हूं मैं, यहां से शुरुआत करेंगे हम, पूरी संविधान सभा पढ़ेंगे, पूरा इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर संविधान सभा संबंधी सारी चीजें। अब इन अधिनियमों से हमें 3 मार्क के, 5 मार्क के और 11 मार्क, साथ ही साथ प्री के लिए यहां से बहुत सारे जो हम पढ़ेंगे 1947 तक का अधिनियम, प्री के लिए भी यहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप इसके ऑब्जेक्टिव जरूर लगाएं और आंसर राइटिंग जरूर करें। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से 1919 के अधिनियम तक का पूरा टॉपिक हो चुका है। अगली क्लास में हम देखेंगे 1935 और 1947 का अधिनियम। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर अपनी क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। फिर बताऊंगा कि न्यू तुल्य एकेडमी में ऑफलाइन बेस शुरू होने जा रही है मंडे से, सोमवार से। ठीक है, 12 तारीख को सुबह 8 बजे और दोपहर में 3 बजे। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, जुड़ना चाहता है, जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हम एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं। जल्द ही आपको न्यू तुल्य एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप एकेडमी के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में और ऑफलाइन क्लास में उम्मीद करता हूं कि हमारा मिलना होगा। तो आप मंडे को जरूर आइए, डेमो लीजिए
और इस क्लास को हम अगली क्लास में फिर आगे बढ़ाएंगे और एक विषय और मध्य प्रदेश के साथ भी हम यहाँ पर नया विषय जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। तो उसकी वीडियो भी आपको न्यू तुल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। हिंदी की आपकी 4 क्लासेस हो चुकी है, आपकी जो इतिहास की 2 लेक्चर डल चुके हैं, ये संविधान का भी आज आपका चौथा लेक्चर रहेगा। ठीक है, और भी कोई जानकारी चाहिए तो मिल सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।